योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान एक बड़ी बहस छेड़ चुका है। बांग्लादेश के हिंदुओं का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एक रहने, नेक रहने की नसीहत पर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सवाल पब्लिक का है, बांग्लादेश में हिंदुओं के हाल को लेकर कही गई ये बात क्या एक कठोर सच्चाई नहीं है या फिर ये सांप्रदायिक एजेंडा है जैसा आरोप लगाया जा रहा है। और इस डिबेट पे आज सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ जुड़ रहे हैं वारिस पठान, प्रवक्ता हैं AIMIM के। मेरा पहला सवाल पूछना चाहूंगी मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या योगी का ये बयान कठोर सच्चाई नहीं है और इसे क्या भारत में सांप्रदायिकता फैलाने का जो आरोप लगा है वो सही है? देखिए, ये कठोर सच्चाई नहीं, कठोर और दर्दनाक सच्चाई है। मैं पूछना चाहता हूं, आज जात बिरादरी के नाम पे जो लोग राजनीति करने की बात करते हैं, तो 70 से 75% SC ST OBC तो भारत के हर हिस्से में थे। आज के बंगाल में थे तो बांग्लादेश में भी थे। तो जो यानी पश्चिम, उस समय पूर्वी बंगाल था 80 साल पहले। कहां गए वो 75% SC ST OBC कहां गए? कट गए ना, या कन्वर्ट हो गए? दो ही तो हुआ। तभी तो 32% से 7% तक आ गए। तो उस 32% में तो 75% तो SC ST OBC थे, यानी 25-26% कहां चले गए मेरे भाई? और फिर भी किसी को संदेह हो तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे कानून मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे और इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों का हम अलग करके और मुस्लिमों के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, और वहां चले गए थे। और उसके बाद जो उन्होंने देखा है कि किस ढंग से दलितों को काटा गया, गांव के गांव घेर लिए गए और कहा गया या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा अवेलेबल है, नेट पे जाके कोई सर्च कर ले, आंखें खोल देगा, पूरे किताब की तरह है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं सुना, आखिर में दुखी होकर, बेबस होकर भारत आकर गुमनामी के अंधेरे में वो जिंदगी गुजारे और कितनी दर्दनाक ढंग से काटे गए, यह बात देखा। उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में भी देख लीजिए, चाहे कश्मीर हो या कोई अन्य जगह हो, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, किसी भी जगह के ऊपर जो कुछ हुआ वो इसका साफ साफ प्रमाण है। ये एक राजनीति है जिसकी तरफ योगी जी ने संकेत किया है कि एक समाज को तो फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है और दूसरे से कहना है बांग्लादेश तो छोड़ो। अगर धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा में भी कुछ हुआ, तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे शहर के दूसरे इलाके में हो रहा है, तुमसे क्या मतलब? मतलब 20% अपना है और 80 में टुकड़े करना है। और यहां पर मैं एक और बात कह दूं, जहां पे बट गए वहां आप भी कट गए, देश भी कट गया, और वो देश भी उसके बाद बहुत बर्बादी के दौर में आ गया। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, जो इस समय अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत के चारों तरफ देख लीजिए। अफगानिस्तान तबाही झेल चुका है, जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, और अभी बांग्लादेश में जो हुआ। अगर भारत बचा हुआ है उस परिस्थिति में तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, मोदी है तो मुमकिन है। हम दृढ़ता से हर संघर्ष का जवाब दे रहे हैं और वही शक्तियां जो कि इस प्रकार के खेल खेल रही हैं। और यहां मैं एक और फैक्ट बोल दूं, वारिस पठान साहब उसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। ये 2021 से पहले तो राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने नहीं सुना कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और फिर हेनरी लुइस फाउंडेशन, उसके एक मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट हैं, जिन्होंने बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू किया कि कास्ट सेंसस पे इंडिया में जोर देना है और इसके लिए हिंदू मेजॉरिटरिज्म को बहुत बड़ी बात आपने कही सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन वारिस पठान साहब, ओवैसी साहब कहते हैं कि योगी बौखला गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, बौखलाया है कौन? योगी आदित्यनाथ या असदुद्दीन ओवैसी? नविका जी, जिस तरह से आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को इतना बोलने दिया अनइंटरप्टेड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी इस तरह का बोलने देंगे, इक्वालिटी आप मेंटेन करेंगे, संविधान का सम्मान करते हुए। बात नंबर 1 जो योगी ने कहा
बटेंगे तो कटेंगे, तो उनका मतलब ये नहीं है, उनका मतलब है बटेंगे तो हटेंगे। ये उनकी कुर्सी हटने का है। उनको पता है मोदी वगैरह सब उनसे नाराज हो गए, हर दिन उनके अनाप शनाप भाषणों का, बकवास का। अब एक ही चीज है कि उनको हटाना है, तो उन्होंने लेके आ गए ये। अब उनको संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। बताइए मुझे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आपने बांग्लादेश की बात करी। अरे बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, वहां की जो मेजोरिटेरियन लोग हैं, उनका दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है कि माइनॉरिटी की हिफाजत करे। हमने कंडेम किया वायलेंस का कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश पे जो हो रहा है उसका बदला आप भारतीय मुसलमानों के ऊपर क्यों ले रहे हो? आप भारतीय मुसलमानों के घरों को आप बिना नोटिस दिए बुलडोजर से उखाड़ देते हो। भारतीय मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके आप रात दिन मार देते हो। भारतीय मुसलमान के आपको खाने पीने सबसे नफरत होती है। आप भारतीय मुसलमान के खिलाफ तो एक जंग जैसी आपने छोड़ दी। अरे अगर बांग्लादेश का हमारा हिंदू भाई तकलीफ में परेशान है, तो मोदी जी अभी आपने ऐसा कहा रोज संविधान जगता रहे। अरे संविधान जताने से चलिए जाके लेके आते हैं हमारे हिंदू भाइयों को। चलिए नाविका जी, आप में सुधांशु जी, अगर मोदी के ताकत नहीं है, आप में सुधांशु जी चलते हैं। विशाल दिल है आपका, कितना बड़ा दिल है आपका। लेकिन वहां हिंदू 24% से 9% हो गए। आपने हाथ नहीं हिलाया, उंगली नहीं उठाई, चू तक नहीं की। और क्या कहा था ओवैसी साहब ने? सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको याद करा दूं, मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे तो रह जाएंगे हम, निपटना तो हमसे पड़ेगा, बचाने कौन आएगा? तब सांप्रदायिकता नहीं हो रही थी वो। अच्छा सुनिए वो बुलडोजर। अच्छा आपने ये भी जरा याद दिला दो ना कि ओवैसी जी ने जो बुलडोजर पॉलिटिक्स के ऊपर कहा था, जरा वो भी पब्लिक को बताओ कि कितनी गंदी असंवैधानिक पॉलिसी है ये। बिना कोर्ट कचहरी के ऑर्डर को फॉलो किए, बिना कायदे कानून का पालन किए, बिना नोटिस दिए, किसने आपको इजाजत दिया बुलडोजर से घरों को उड़ा दो मुसलमानों के? किसने इजाजत दिया आपको कि अगर जो लड़के पकड़ा है, चलो अगर किसी ने स्टोन फेंका है, आप उसको सजा दो कड़क से कड़क, आप उसको रास्ते पे इस तरह परेड कराओगे? किसने इजाजत दिया? सिर्फ मुसलमानों को। बाकी अगर दूसरा कोई समाज वाला बैरिस्टर साहब वकील हैं, आप वकील हैं, जाइए कोर्ट जाइए और स्टे करा लीजिए। वो आपको कराना नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स करनी है कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यूपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए, तो क्या ये सांप्रदायिक नहीं है? ये बांग्लादेश के हिंदुओं पर वोट बैंक पॉलिटिक्स कौन चला रहा है? देखिए, वारिस पठान साहब को वकील होकर ऐसी वाहियात बात नहीं करनी चाहिए। यदि इस समय कोर्ट में आप लोग गए, उस समय केवल नाम लिखने पर तो कोर्ट ने पक्ष में डिसीजन दे दिया। ये जितने बुलडोजर चल रहे हैं सब इलीगल कंस्ट्रक्शन थे। एक भी लीगल होता तो कोर्ट से स्टे ले आते। ये इस बात का प्रमाण है कि अपनी अपनी सेकुलर सरकारों के दामने रहमत में कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस करवा के रखे थे, इसलिए एक में भी कोर्ट से इनको राहत नहीं मिलने पाई। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात नाविका जी। देखिए, जो बटने और कटने की बात है तो मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूं, वारिस पठान के लिए नहीं। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को सुना कि वो ये कहे कि मुझे तेलुगु में बोलना है, या कभी बदरुद्दीन अजमल असमिया में बोलने के लिए कहे, या कभी महबूबा मुफ्ती कहें कि मुझे कश्मीरी में बोलना है, या मौलाना मदनी कहें मुझे तमिल में बोलना है? भारत में भाषाओं की विविधता है, हम विविधता का सम्मान करते हैं, पर हमें विविधता में विभाजकता पैदा करके लड़ाया जाता है। इसमें आप नहीं लड़ा सकते, सब एक साथ हैं। आपको केरल और तमिलनाडु में जाकर भी उर्दू के साइन बोर्ड दिखाई पड़ेंगे। यह है न बटने का तरीका, और वो उनका सही है, इसमें कौन सी गलत है? आप किसी मुसलमान को खड़ा करके दिखा दिए, किसी मुस्लिम देश में कम्युनिस्ट नहीं रिवॉल्यूशन नहीं हो पाई, किसी मुस्लिम गरीब को आप अमीर के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते, किसी मुस्लिम अंसारी, बेहना, कसाई, गद्दी, घोसी को शेख सैयद के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते। क्योंकि यह है, जब आप एकजुट रहते हैं तो आप 20% होकर भी भारी पड़ते हैं, और आप 60% होके तो कयामत कर देते हैं। दूसरी तरफ इनकी क्या है टेंडेंसी? 20% अपना है, 80 टुकड़े करना है, टुकड़ा टुकड़ा करके ये करने का रखना। इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, बड़ी गंभीरता से सोचिए, उत्तर दक्षिण में लड़ना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मंत्री ने कहा था, डीके सुरेश ने, कि हम ज्यादा टैक्स देते हैं, हमें अलग हो जाना चाहिए। उत्तर भारतीय और मराठी में लड़ना है,
तमिल और हिंदी में लड़ना है, अगड़े पिछड़े में लड़ना है, और सवर्ण और दलित में लड़ना है, खूब लड़ना है। अरे सुनिए तो मगर टुकड़े बड़ा आरोप वारिस पठान जी, बड़ा आरोप। आपको अपना 20% सुरक्षित रखना है, 80 में आपको बांटना है। क्या यही पूरी पॉलिटिक्स है? दोनों चीज का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले सुधांशु जी इतने विद्वान आदमी है, राज्यसभा के मेंबर है, इतना झूठ बोलते हैं। इलीगल निर्माण था, इसने जाके तोड़ दिया। जब 20,000 फुट का बंगला बन गया छतरपुर में, 4-5 साल लग गए। जब तक प्रशासन सो रहा था क्या? नहीं, जब हुजूर शान की गुस्ताखी किसी ने की, उसके लिए जब रास्ते पे लोग उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, आपको लग गया मुसलमान है, अब जाके इसके घर को तोड़ दो। तो आप ये झूठ बोलते हो विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। लो, आपने जोधपुर में क्या किया? एक लड़के ने किसी का मर्डर किया, फांसी दे दो, सख्त सजा दे दो। आपने जाके वो बंगला उड़ा दिया, बाद में पता चला कि वो जिसका बंगला था वो ओनर था और जो लड़का था वो टेनेंट था वहां पे। अब क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? अभी आपने बताया कि जातिवादी के ऊपर अभी आपने बात की, तो सुनिए सुधांशु भाई, 10 साल में 5% आपके जो बड़े उच्चेदार लोग हैं अपर कास्ट के, पूरी 60 के 60% जो दौलत है उनके पास कैसे चले गई? टॉप 5% जो लोग हैं उनके पास दौलत क्यों चले गई? इसलिए तो आप लोग कास्ट सेंसस जो करा रहे हैं उसके लिए रुक रहे हैं, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्यों आप रोकते हो? हमने तो कहा ना कास्ट सेंसस होना चाहिए। हमने कहा 50% जो कैप है वो भी खत्म होना चाहिए। हमने कहा कि जो चिदम्बरम का रिपोर्ट था उसको भी सार्वजनिक किया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हो। मगर आप कतराते हो क्योंकि आपको पता है कि आज भी जो भारी से भारी मोदी के कैबिनेट के अंदर भी ऊपर मंत्री बैठे सिर्फ अपर कास्ट के। आपको तो सिर्फ ये लोगों के वोट चाहिए, मगर करना तो अपना ही है और बदनाम करना है मुसलमान को कि ये 20% है, इनका क्या होगा। लेकिन आपस के अंदर हमको बांटने की कोशिश करे सुधांशु जी, नहीं करने दीजिए ना। कास्ट सेंसस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, देश को पता चले। और आप तो सहयोगी भी पूरे करने दो। चिराग तो यही तो इल्जाम है आप पे कि आप 80% में सेंध डालना चाहते हैं, 20% को ज्यादा बनाना चाहते हैं। मैं 80% आपके स्टूडियो में नाविका कुमार की प्रॉपर्टी में सेंध नहीं डालना चाहता हूं। आप क्यों इतनी गुस्सा हो रही हो? मैं तो बीजेपी को बोल रहा हूं कि आपने जो बना के रख दिया है ना, आपको अपर कास्ट, क्या बताओ कितने मंत्री आपके लोअर कास्ट के आज की तारीख में कैबिनेट के अंदर? सारे के सारे मोदी के जितने भी अपर कास्ट जो है वो कैबिनेट के अंदर बैठे हुए। तो ये लोग अंदर अंदर ये गेम कर रहे हैं और इल्जाम मुसलमान पर है। मुसलमान को तो मोदी ने एक टिकट नहीं दिया सुधांशु जी, पहली मर्तबा आजादी से सुधांशु जी काउंटर दे रहे, सुधांशु जी काउंटर दे रहे। मुसलमान मंत्री नहीं है ये। मुझे कभी लगता है विश्वास है क्या यही मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? इलॉजिकल बात वारिस पठान कर रहे हैं, ये इसी तरह लेके चलेंगे देश को साथ। बात भाई एब्सर्ड इलॉजिकल बात की इंतहा कर रहे हैं कि उसे गाना याद आता, मैं रोऊं या हंसूं करूं। कह रहे भाई आपको नजर आ रहा सारे अपर कास्ट हैं। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा ओबीसी मिनिस्टर है तो इस समय हमारे यहाँ ये बताइए बड़े बड़े मंत्रियों में भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान की कास्ट क्या है कुछ पता नहीं क्या? हम चले आते हो, मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कास्ट नहीं पता क्या? अनुराधा पटेल की कास्ट नहीं पता, बीएल वर्मा की कास्ट नहीं पता, एचपी सिंह बघेल की कास्ट नहीं पता। क्या बकवास करने लगते आके, आदमी कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। और मैं आपसे पूछता हूं वारिस पठान साहब, अरे तो क्यों जरा मुझे बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने पसंद है? झूठ बात है, बताओ मुझे कि कितने मुफ्ती, मौलवी, मुल्ला, मुकर्रम में कितने तुमने एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम को बनाया है? मैं बताता हूं, हमारी साध्वी निरंजन ज्योति सिर्फ मंत्री थी, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और ओबीसी में नहीं आती है, वो महामंडलेश्वर भी है। बोलो, अरे सुनो मेरे भाई, मैं उदाहरण बता रहा हूं, महामंडलेश्वर बता रहा हूं। कितने मुसलमान पासबंदा को मिनिस्टर बना दिया, टिकट दे दिया इलेक्शन लड़ने की। उन्नाव के सांसद के हमदर्द बनते हो ना? मैं बता रहा, सबसे ज्यादा हैं हमारा बिहार में 2 मुख्यमंत्री, हमारे बिहार में 2 मुख्यमंत्री, हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, विनय कटियार। अरे कितना बताया यार, फालतू की बात मत करो यार, कुछ भी आके बोल गए आए भाई साहब। आप जवाब दो, मुसलमान की बात करी, आपने पासबंदा मुसलमानों की चिंता हो गई है सुधांशु त्रिवेदी। अब उन्हें पासबंदा मुसलमानों की, अब वो भाग गए हैं इस डिबेट से कि ओबीसी में से आपने कितने बनाए, अब पसमंदा मुसलमान बता दीजिए। दुश्मन है आप लोग। अब मैंने मांगा अगर डेप्यूटी सीएम होना चाहिए यूपी में तो क्या गलत बोला? चलिए बताइए मेरे को, बनना चाहिए नहीं? अरे ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, हम तो बीच में नहीं, ये भी नहीं देंगे। आप दोनों के रजिया गुटों में फंस गए। चलो संविधान के हिसाब से चलेगा कि नहीं? क्या गवर्नमेंट हो सकता है?
नाविका जी एक बात मैं कहना चाहूंगा। सुनिए, देश नाविका जी संविधान के हिसाब से चलेगा। नाविका जी मगर एक बात इससे मैं मजेदार संख्या भारी उसकी उतनी इन्होंने कहा डिप्टी सीएम होना चाहिए। सेंसर क्यों मुसलमानों को भी नहीं बनाया जाता डिप्टी सीएम? सुन लीजिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहा है, आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहा है, सुन लीजिए, तरफ बोल रहा हूँ भाई, सुन लीजिए, सुनिए कहाँ बन रहा है? चलिए बताइए कहाँ। अरे भाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा जमीन सरकार के बाद है तो वक्फ बोर्ड पे, हिंदू मंदिरों पे नहीं है। क्या बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, किसने किसकी भांजी मारी ये भी दिखाई पड़ रहा है। और सुनिए वारिस पठान साहब, आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो इससे पहले बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं चाहता हूं एक हिजाब वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके ख्यालों ख्वाबों में वो हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बन गई और उसके शौहर ने तय कर लिया मुझे दूसरी शादी करनी है, तो ये प्राइम मिनिस्टर के स्पाउस का जो स्टेटस है वो तो मिलेगा उसके पति को, वो जो दूसरी वाली पत्नी होगी उसको क्या स्टेटस मिलेगा? फिर उसने सोचा कि मुझे तीसरी शादी करनी है, तब क्या होगा मेरे भाई? तो अभी और अगर अभी सुनिए, आपको मिर्ची लगेगी, अभी मिर्ची लगेगी, प्राइम मिनिस्टर उनको क्या स्टेटस मिला है? जिनको हमारे भाई, जिनको विश्व गुरु ने छोड़ दिया है, उनको क्या स्टेटस मिला है? मेरे को बताओ ना। अभी मैं बोलूंगा आपको मिर्ची लगेगी, अभी विश्व गुरु की बात होगी। अभी विश्व गुरु भैया मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि आप क्या तो तलाक दे देगा और वो अरे भाई हमने तो बोला है जवाब नहीं दे पा हिजाब वाली हमारी बहन एक दिन बनेगी, इंशाअल्लाह उन्होंने कहा था, मगर या तो माशाअल्लाह दिखाई पड़ेगा अगर ये सीट हो जाता है तो। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले अपनी पार्टी की सदर तो बना कितनी महिलाओं को टिकट दिया था लोकसभा के चुनाव में? कितनी महिलाओं को टिकट दिया था? टिकट देंगे लोकसभा चुनाव में तभी तो प्रधानमंत्री बनेगी ना। चुनाव कितनी सीटों पे लड़े? 3-4 दिया हमने, बिल्कुल हमने दिया। यूपी के अंदर भी जो हमारा पीडीएम गठबंधन था उसकी हमारी जो महिला थी वो तो अध्यक्ष थी, पल्लवी पटेल मैडम जी जो थी, उसकी अध्यक्ष पीडीएम की हमारी तो वही थी। आप क्या टिकट की बात करो? कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया जरा बताओ मेरे को। और हिजाब वाली महिला इनको प्रधानमंत्री देखनी है। कितनी सीट पे नाविका जी लड़े? 7-8 सीट पे तो लड़े हम। ये खाना पूर्ति मत करिए वारिस पठान साहब, नहीं तो किसी दिन हिजाब वाली महिला ही आपसे, हिजाब वाली महिला ही आपसे हिसाब लेगी और अपनी मर्जी से हिसाब लेगी आपसे। उस दिन अरे हम हैं उसके लिए बिंदास। हमारी बहनें बनेगी, हमारी बहनें एक दिन इंशाल्लाह। नाविका जी आप भी रहेगी, मैं भी रहूंगा, सुधांशु जी भी रहेंगे। अगर हम ना भी रहे तो हमारे आने वाले बच्चे देखेंगे। नाविका जी ओवैसी साहब की तो बहुत सिक्योर सीट है ना, हैदराबाद की सीट तो बहुत सिक्योर सीट है। ओवैसी साहब एक हिजाब वाली महिला को वहां से क्यों नहीं लड़वाते? क्यों नहीं लड़वाते हैं वहां से? आपको ये प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों को आगे नहीं आने देना, इसलिए आप ये बात कर रहे हो। आप बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हो। मैं तो महिलाओं को आगे लाना चाह रही हूँ। बीजेपी की महिला प्रवक्ता ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उसको तो चाह रही हूँ। और बीजेपी हट गई उसकी, बीजेपी ने उसको समर्थन दिया। चाहूंगी कि महिलाएं और आगे आए। आपको नहीं चाह रहे हो, आप नहीं चाहते हो। मुसलमान महिलाओं का भी नाम ले लो, मुझे कोई परहेज नहीं है। हर पूरी महिला जाति का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी माँ, बहन, बीवी, बेटी है ना। मैं तो महिला का बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन आप कभी कभार मुस्लिम महिलाओं के लिए भी नाविका जी कुछ बोल दीजिए ना कि हाँ इंशाल्लाह बनेगी। आप क्यों नहीं बोलते? अरे सपने उन्हीं के साकार होते जो सपने प्रधानमंत्री बने। सपना देखना गुनाह है क्या? त्रिवेदी जी इनको क्या परहेज है? पूरे हिंदुस्तान से लड़ेगी, पूरे हिंदुस्तान से लड़ेगी एक दिन। देखिए ये लोग किस तरह झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा महिलाओं का नाम ले लो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ मुस्लिम देशों की प्रधानमंत्री महिलाओं का एक का हिजाब में चेहरा दिखाइएगा। अभी शेख हसीना वहां से ये हिजाब में थी, बेगम खालिदा जिया कभी हिजाब में फोटो देखी है? कभी बेनजीर भुट्टो की हिजाब में फोटो देखी है? सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में एक महिला प्रधानमंत्री रही है, मेघावती सुकार्णो पुत्री, उसकी हिजाब में फोटो देखी है। और मोहम्मद साहब की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में एक ही परिवार है, शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन। शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन की 4 बीवियां, एक का दिखाओ हिजाब में फोटो। ये फालतू की बात। अहले बहन कहलाता है मोहम्मद साहब का परिवार, उससे बड़े ये मौलाना बनने की कोशिश कर रहे हैं। गजब है भाई, केवल हिंदुस्तान में यही है बांटो की राजनीति। महिलाएं बॉक्सिंग बांटो और काटो यहाँ पे करना है। और एक दिन हिजाब पहनी हुई बताइए ना, मैंने 4 बांटेंगे तो कटेंगे। अगर बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, उससे क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है ओवैसी जी को? ये सवाल
आज भी देश की महिलाएं पूछ रही हैं। नहीं, महिलाओं को आगे करिए, आप अपनी पॉलिटिक्स करिए, राजनीति करिए, लेकिन देश को बांट क्यों रहे? कभी हिंदू मुस्लिम और कभी हिंदू में जातियां। बटेंगे तो कटेंगे, सवाल सही है, सोचने का तरीका अलग अलग। आज बस इतना ही। सुधांशु त्रिवेदी जी और वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। फिर मिलेंगे एक और डिबेट पर ऐसे ही सवालों के साथ।